आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपकी खिदमत में लाइव हाजिर हुआ हूं। बात करूंगा ऑल इंडिया लॉ बोर्ड और वक्फ कानून की। जी हाँ, इस वक्त हम आपसे बहुत जल्द बात करेंगे और बात करके बहुत जल्द आपसे राब्ता करेंगे। और हमारे साथ फदील अहमद साहब जुड़े हुए हैं जो इस वक्त ताल कटोरा स्टेडियम में मौजूद हैं। हम फदील अहमद साहब से सीधे चलते हैं और देखते हैं कि ताल कटोरा स्टेडियम में क्या कुछ चल रहा है और वहां से सीधे हम लाइव आपसे जुड़ते हैं। हमसे बड़ी लड़ाई हमें खाने पीने और बड़ी लागना चाहिए। मैं आपको अब खत्म हो गया। मैं फिर फदील साहब से जुड़ने की कोशिश करूंगा कि उनसे जल्द से जल्द जुड़ जाया जाए। फदील साहब हमसे बहुत जल्द जुड़ जाएंगे। वो सीधे ताल कटोरा स्टेडियम में है जहां पे इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉन्फ्रेंस चल रही है और वहां वक्फ कानून को लेकर के बातचीत हो रही है। मैं उनसे फदील साहब फिर हमसे जुड़ गए हैं और डायरेक्ट उनसे हम सीधे उनसे राब्ता करेंगे। ये आप देखें कि डायरेक्ट फदील अहमद साहब हमसे जुड़े हुए ताल कटोरा स्टेडियम में इस वक्त वो मौजूद हैं और सीधे हम उनसे राब्ता करेंगे फदील साहब से। फदील साहब, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। फदील साहब से सीधे आवाज आ रही। क्या इस वक्त माहौल है, क्या चल रहा है वहां पे, अगर कुछ बता सकें? जी मुमताज भाई, अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब का इजलास आवाज खत्म थोड़ी हुआ है। धीमी है फदील साहब, आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज बंद है क्या? नहीं, मेरी आवाज खुली है। हाँ जी जी। अभी समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं रामपुर से, वो बोल रहे हैं और ओवैसी साहब ने वो 13 पॉइंट्स के जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो प्रचार किया जा रहा है उस पर उन्होंने एक खास बातचीत की। सेक्शन 2 में उन्होंने कहा कि जो मुकेश अंबानी का घर है जो यतीम खाने पे बना है, इस कानून के तहत उनको मालिकाना हक मिल जाएगा और बहुत सी बात उन्होंने तफसील से बताई। और सुप्रीम कोर्ट में जो स्टे हुआ है उस धारा पे नहीं हुआ, तो बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टियां जो किसी कब्जे में है उस पर सरकार अपना अंदर कुछ न कुछ कागजी कार्रवाई कर रही होगी, क्योंकि अभी तो सरकार ने जितना झूठ मैं अभी थोड़ी देर में 2 मिनट में करूँ आपको। ठीक है, ठीक है। फरीद साहब हमसे जुड़े हुए हैं और फरीद साहब लगातार ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्या मजमा है, क्या यहाँ के हाल है, भीड़ भाड़ आप देखिए यहाँ पे। और फरीद साहब से लगातार जुड़े हुए हैं। फरीद साहब से बातचीत हमारी इस मसले पर जारी रहेगी। और ताल कटोरा स्टेडियम में फदील अहमद साहब हमसे जुड़े हुए हैं और उनसे सीधा हमारा राब्ता है। फदील अहमद साहब से हम बातचीत कर रहे हैं कि आप सबको मालूम है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट ने 3-4 चीजें ऐसी हैं और फिलहाल उसको स्टे तो नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये कह दिया है कि जो नया कानून है और उसमें चाहे वो अपॉइंटमेंट का मामला हो, नई कमेटी बनाने का मामला हो, जमीन एक्वायर का मामला हो या जो वक्फ बाय यूजर का इम्प्लीमेंटेशन, उस सब पे रोक लगा दी है और 5 मई को अब इस मामले में सुनवाई होगी। सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा है। तो ये पूरी चीजें आप देखिए कि चल रही हैं। पूरा मामला जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो हमारे साथ फदील साहब लगातार जुड़े हुए हैं और फदील साहब इस वक्त खुद ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में मौजूद हैं। तो वो हमसे बातचीत कर रहे हैं। उनसे ही हम सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं और उनसे हम देखेंगे कि आखिर वहां पे और कौन कौन लोग आए। पूरी जानकारी जो है
वो हम उनसे लेंगे। फदील अहमद साहब, और फदील अहमद साहब शायद वहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा थी, वहाँ बोल नहीं पा रहे थे, तो वो बहुत जल्द बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद फिर वो हमसे राब्ता करेंगे और हम उनसे जानेंगे कि आखिर तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में इस वक्त क्या चल रहा है। सीधा लाइव हम आपको तालकटोरा स्टेडियम से इस वक्त दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तालकटोरा स्टेडियम में क्या चल रहा है, क्या वहां पे बातें हो रही हैं। तो ये सीधे तौर पे अगर हम देखें तो वो जो पूरा मामला है जिस तरीके से, और मोहम्मद अदीब को मैं सुन रहा था, मोहम्मद अदीब साहब जो साबिक मेंबर पार्लियामेंट हैं, IMCR के चेयरमैन हैं, और उन्होंने एक बात साफ साफ कह दी है कि सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार जो है वो जमीनों को हड़पना चाहती है, उस पर कब्जा करना चाहती है। तो ये उन्होंने साफ पूरा बहुत वादे तौर पर ये बात उन्होंने कही है। जाहिर है कि ये बात जब उन्होंने कही है तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल क्लियर है कि सरकार जमीनों पे कब्जा करना चाहती है। उन्होंने कहा कि वो कब्रस्तान लेना चाहते हैं, मसाजिद लेना चाहते हैं, जो तारीखी इमारतें वो लेना चाहते हैं, ये तमाम चीजें। और उन्होंने ये भी कहा कि इसे हिंदू मुस्लिम न बनने दिया जाए, बल्कि ये एक ऐसा इशू है कि जिसमें सब मिल करके साझी विरासत का मामला है, और उस तरह से हम राब्ता करें, हिंदुओं के पास जाएं जो हमारे मुखलिफ हैं, जो हमारे लिए आवाज उठाते हैं, और उसके बाद हम आगे बढ़े। तो ये भी आप देखिए। और उन्होंने कहा कि आज स्टेज पे सारे लोग, उन्होंने स्टेज भी दिखाया कि किस तरह से स्टेज पे बड़ी तादाद तमाम जो उलमा हैं, तंजीमें हैं, लीडरान हैं, वो सारे लोग तालकटोरा स्टेडियम में बैठे हुए थे। तो वो भी उन्होंने दिखाया और यही कहा कि ये इसको हम इसी तरीके से हमें देखना पड़ेगा। और ये लड़ाई, और वहां पे इससे पहले आपको मालूम होगा कि पटना में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी। उससे पहले जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहिरा किया था, वहां पर भी बड़े पैमाने पे लोग पहुंचे थे और एक प्रोटेस्ट किया था। और अब भी मोहम्मद अदीब साहब ने कहा कि जो 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है उस पे जरूर सुप्रीम कोर्ट स्टे करेगा, लेकिन महज स्टे कर देने से खामोश होकर के बैठना नहीं है। मोहम्मद अदीब ने यह भी कहा अपने बयान में कि हमें खुशी है कि मैं थैंक यू कहूंगा मोहम्मद नरेंद्र मोदी का कि उन्होंने लोगों को जगा दिया। हमारे साथ फिर जुड़ गए हैं फदील अहमद साहब। फदील साहब का मैं फिर से इस्तेमाल करता हूँ। फदील साहब, क्या वहाँ पे अब तक कौन कौन लोग बोले, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला अभी आवाज जरा आपकी सुनाई नहीं दे रही मुझे। अच्छा, एयरफोन है क्या? नहीं। अच्छा, हमारी आवाज आ रही है? आपकी नहीं सुनाई दे रही ना मुझे, तो वो तो बोल दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं। हाँ, नहीं ठीक है। क्या वहाँ पे माहौल है क्या, और मामला जी मैं स्टेज को लेता हूँ, जब तक आप स्टेज को दिखाइए। जी जी। तो फदील अहमद साहब हमसे लगातार जुड़े हुए हैं, और ये आप देख सकते हैं फदील अहमद साहब इस वक्त तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में है। और देखिए बड़ी तादाद यहाँ पे आप देख सकते हैं तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में, और ये स्टेज का मंजर है जहाँ पे मुक़र्ररीन जो है वो खिताब कर रहे हैं। ये आप स्टेडियम का मंजर देख सकते हैं जहाँ पे एक बड़ी तादाद में लोग इस वक्त जमा हुए हैं, और जाहिर है कि इनकी यही डिमांड है। हालांकि सरकार पसमानदा की बात कर रही है, देने की बात कर रही है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि मोहम्मद अदीब ने साफ ये बात कही कि दरअसल ये जो पूरा मामला आप देख रहे हैं, ये जो कानून देख रहे हैं, इसमें जो एक तो 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बात है, तो 5 साल चलिए मर्दों को तो आप देख लेंगे,
कि ये नमाज पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, लेकिन औरतों के बारे में क्या, घर में घुस के आप चेक करेंगे कि कौन 5 साला प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। इसके अलावा जो लिमिटेशन एक्ट खत्म किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 12 साल से ज्यादा जिन लोगों का औकाफ पे कब्जा रहेगा वो उनकी मिल्कियत हो जाएगी, ये भी बहुत खतरनाक है। इसी तरीके से वक्फ बाय यूजर, तो ये ऐसी तमाम चीजें हैं जिसमें बड़े पैमाने पे सवाल उठाए जा रहे हैं। और जैसा कि हमने पहले बताया था कि देखिए कि ये जो पूरा मामला है इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा यहाँ का माहौल। ये ऐसी भी कोई काम है जिसकी तरह ना हो, कोई ऐसी काम नहीं है। हुकूमतों की भी शान होती है, उनका भी आफ्ताब एक बार गुम हो जाता है। आप तो चुन कर आते हैं, धोखे और धारे से हुकूमत गिराते हैं। आपकी हुकूमत का कोई ठिकाना नहीं, इस वक्त की ठिकाने जब अल्लाह कहेगा उन फयाकून के नजरिए से, और मजलूमों की आहों, दलित बच्चों की आहों से ही हुकूमत बहुत दिन तक बच नहीं सकती, बह जाएगी इंशाअल्लाह। और अल्लाह तो फदील अहमद साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं तालकटोरा इंडोर स्टेडियम से। और मैं फदील साहब से अभी कहूंगा कि अगर वो बाहर जा करके और कुछ लोगों से, और वो खुद जो है अगर बाहर जा करके हमसे बात करें तो मेरे ख्याल से और अच्छा वो एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या माहौल है। ये पूरा आप इंडोर स्टेडियम ये देख सकते हैं, तालकटोरा इंडोर स्टेडियम, जो इस वक्त पूरी तरह से यहाँ पे आप देखिए ये फदील अहमद साहब वहाँ से लाइव मौजूद हैं। फदील अहमद साहब लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, हमें दिखा रहे हैं। और फदील अहमद साहब अगर बाहर जा करके, और लोगों ने हाथों में काली पट्टियां भी बांध रखी हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं। और मोहम्मद अदीब साहब ने कहा कि मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने सोए हुए शेर को जगा दिया है, सोए हुए मुसलमानों को जगा दिया है, मुसलमानों को पता चल गया है इनकी मंशा को। फदील साहब बाहर आ गए। अब मैं फदील साहब आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा कि जिस तरह का माहौल है, मामला, हमारी आवाज आ रही फदील साहब? तो मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, 3 तारीख को उस पे 5 मई को फिर से सुनवाई है। लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको किस तरह से आप देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी भीड़ दिखाई दे रही, बड़ी तादाद पे लोग पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे फदील साहब इसके बारे में? देखिए, जब मैं आया तो ओवैसी साहब का भाषण चल रहा था और जिन 3 बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, और उन्होंने एक बात कही कि लिमिटेशन एक्ट में जो सेक्शन 2 है उस पर स्टे नहीं है। इस बात को उन्होंने मुकेश अंबानी के घर एंटिलिया से जोड़ करके बताया कि आपके दोस्त मुकेश अंबानी का जो घर है, जिस पर मुंबई हाई कोर्ट में या किसी न्यायालय में केस चल रहा है, आप सेक्शन 2 के माध्यम से जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया है, अब तक तो शायद वो उनको मालिक बना चुके होंगे, वो केस खत्म हो जाएगा। सवाल ये है कि 70% जमीनें जब कब्जे में हैं, आप इस देश के वजीर आजम हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, तो आप 11 साल से आप क्या कर रहे थे? अगर आपको इतनी चिंता थी वक्फ बोर्ड की, तो सबसे पहले, और आज से नहीं, पिछले 20-25 साल से तमाम मुस्लिम तंजीमों ने मिल करके 40,000 प्रॉपर्टियों की लिस्ट लगातार पूरे देश के चीफ सेक्रेटरी, चीफ मिनिस्टर और सब लोगों को ये बताया गया था कि हमारी प्रॉपर्टियां लोगों के कब्जे में हैं और वो बाउंड्री नहीं है, इसलिए कब्जे में होती जा रही है। आपने 11 साल में उन प्रॉपर्टी को कब्जा हटाने पर कोई कार्रवाई नहीं की। और जब आप संशोधन करने गए 2025 में, तो आपने तो उसको मालिक बना दिया, बजाय खाली करने के जमीन के। अब जो जमीन जिसके कब्जे में है वो इसका मालिक हो जाएगा। और पहले जो बात होती थी लगातार कि पहले कोई भी अगर वक्फ बोर्ड की जमीन पे कब्जा करता है तो वो 2 साल की सजा को हटा के इन्होंने 6 महीने का कर दिया। अब कोई सजा अगर 6 महीने की है तो उसे थाने से ही बेल मिल जाएगी, वो कुछ ज्यादा परेशानी में नहीं पड़ेगा और केस चलता रहेगा और बाद में
क्या होता है जमीनों के रिकॉर्ड्स के बारे में आपको पता है कि पुराने कागज होते हैं, कुछ गल जाते हैं, कुछ मिट जाते हैं, किसी की रोशनाई उड़ जाती है और बहुत जटिल प्रक्रिया है पुराने पेपर्स पर रिकॉर्ड निकालना। भारत में रिकॉर्ड मौजूद है लेकिन रिकॉर्ड सबको नहीं मिलता है, बहुत लंबी प्रक्रिया है उसको रिकॉर्ड को पाने के लिए। तो ये सारी जो दुश्वारियां अब शुरू हो जाएंगी, अदालतों में एक लंबा जो है वाद इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा और सिविल कोर्ट को आप कह रहे हैं कि मुकदमे की सुनवाई करेगा, तो सिविल कोर्ट के पास तो पहले ही बहुत ज्यादा मुकदमे की भीड़ है, पूरा पुलिंदा पूरा पोटा उनके पास मौजूद है। वहां तो कई 20-20, 30-30 साल तक तो सुनवाई नहीं होती है, इतना मुकदमों का बोझ है। इसी बात से बचने के लिए वक्फ चूंकि एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, उसे आम आदमी को फायदा मिलता है, उसके लिए वहां ट्रिब्यूनल का निर्माण किया गया था कि वक्फ से संबंधित जो भी केस होगा वो ट्रिब्यूनल में जल्द से जल्द उसकी सुनवाई हो जाएगी और उस पर फैसला हो जाएगा। इन्होंने ट्रिब्यूनल से हटा करके उसे सिविल कोर्ट में डालने की बात कही। दूसरा, ओवैसी साहब ने भी एक बात कही कि बहुत से हिंदू गांव में मुसलमान रहते हैं, थोड़ी आबादी में रहते हैं, बहुत से हिंदू धर्म के लोग जो है अपनी जमीनें मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए, मदरसे बनाने के लिए और कब्रिस्तान बनाने के लिए दान कर देते हैं, जिसको वक्फ बाय यूजर कहा जा रहा है। अब आपने इस कानून के तहत आपने मना कर दिया कि कोई भी हिंदू प्रैक्टिसिंग जो मुसलमान कम से कम 5 साल की प्रैक्टिसिंग होगा वो वक्फ कर सकता है। अब ये बात सही है कि ओवैसी साहब ने पूछा कि भाई 5 साल का प्रैक्टिसिंग का प्रूफ क्या होगा। अब हम दाढ़ी नहीं रखते हैं तो क्या हमको पहले 5 साल दाढ़ी रखना पड़ेगा, उसके बाद हमको आप मुसलमान मानेंगे, या 5 साल टोपी लगा के घूमना पड़ेगा तब आप हमको मुसलमान मानेंगे? ये तमाम कंफ्यूजन्स हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये कानून ऐसा ही है जैसे कृषि कानून में वो किसानों को कुछ नहीं समझा पाए, ड्राइवरों के लिए कानून बनाया, ड्राइवरों को नहीं समझा पाए, अब मुसलमानों को कानून बना रहे, मुसलमानों को नहीं समझा पा रहे। इनका कोई भी कानून कोई समझता ही नहीं है, या तो ये बहुत होशियार है या देश की जनता बहुत बेवकूफ है। इसलिए देश को केवल परेशान करना, कुछ ऐसी बात कर देना जिससे मोदी मोदी हो जाए, पूरे देश में एक माहौल गर्म हो, हर जिले, हर तहसील, हर ब्लॉक में मोदी मोदी हो, भाजपा भाजपा हो, इससे उनको लगता है कि इससे इनका प्रचार हो रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि जनता इतनी, मुसलमान तो खास करके मुसलमान, दलित और पिछड़ी जाति आदिवासी के लोग तो भारतीय जनता पार्टी से पहले ही बहुत डरे हुए हैं, कब क्या कानून में किसको क्या परेशानी आ जाए, इसलिए इनके किसी बात पर भरोसा ही नहीं करता कोई। ये कोई अच्छा काम कर सौगाते। जी फजील साहब, एक चीज और देखने में आ रही है कि अब आरएसएस ने अपना जो उनका मुस्लिम मोर्चा है, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, वो और बीजेपी ने अपना माइनॉरिटी मोर्चा, इसको मैदान में उतारा है। और इसके अलावा जो अशरफी यानी आला मुसलमान और पसमानदा मुसलमान, इस तरह से करके आपस में जो टकराव की सूरत पैदा कर रहे हैं, तो इसको लेकर के क्या यहाँ पे कोई बातचीत आपको लग रही है, या आप इसके बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से इस पे निपटा जाएगा? लोग देखिए, टीवी पे जितने भी मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अपना पक्ष रखते हैं वो सभी अशराफ मुसलमान हैं, सवर्ण मुसलमान जिसको कहते हैं। 99 क्या 100% जितने भी टीवी पर मुसलमान प्रवक्ता बीजेपी भेजती है वो सारे अशराफ मुसलमान हैं। अगर इस देश में भारतीय जनता पार्टी से कोई टकरा रहा है तो पसमानदा समाज ही टकरा रहा है, दूसरा कोई नहीं टकरा रहा है। पसमानदा समाज ही इस पूरी भारतीय जनता पार्टी से आज 2014 से लेके या उससे पहले से भी पसमानदा समाज ही टकरा रहा है भाजपा से, कोई दूसरा नहीं टकरा रहा है। और अशराफ लोगों की तो सत्ता के साथ रहने की आदत होती है, वो क्यों टकराएंगे? तो इस तरह की जो प्रोपेगेंडा पॉलिटिक्स, आपस में लड़ाना, फूट डालो राज करो, जो ये कर रहे हैं, वो हमको नहीं लगता है कि कहीं से भी कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल की तरफ से और निशिकांत दुबे और 1-2 सांसद और भी हैं, इन लोगों ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यही 142 कानून के तहत हमसे हमारी बाबरी मस्जिद छीन ली गई थी। तब तो हमने नहीं कहा था कि 142 को रिव्यू किया जाए,
जब आजादी से लेके आज तक सुप्रीम कोर्ट को 142 के तहत कोई भी आदेश पास करने का अधिकार है, फिर आज क्यों ये भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के पर कतरना चाहती है? वो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट को इतना अधिकार नहीं देना चाहिए। इसीलिए हम लोग जब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहती है, तो बीजेपी के लोगों को बुरा लगता है। भाई 142 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनी, और यहाँ 500 साल जगह खाली रही, बाबर कभी इधर आया नहीं, और इनके पास जमीन का कोई प्रूफ नहीं है। और वहां भी देखिए, हम लोग वक्फ बाय यूजर, बात समझ रहे, बाबरी मस्जिद में भी ना तो हिंदू पक्ष अपना पेपर दिखा पाया, ना तो मुस्लिम पक्ष दिखा पाया। उसकी वजह यह है कि 1913 में रजिस्ट्रेशन एक्ट आया, यानी स्टैंप एक्ट आया। 1913 के बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट आया। उसके बाद धीरे धीरे प्रॉपर्टियां रजिस्टर्ड होने लगी, जिल्द बनने लगा, सर्वे होने लगा, अराजी नंबर बनने लगा। उसके पहले अगर कोई प्रॉपर्टी 200 साल पुरानी है, 300 साल पुरानी है, उस वक्त भी बाबरी मस्जिद हमारे पास वक्फ बाय यूजर की हैसियत से ही थी मुसलमानों के पास, क्योंकि वो मस्जिद थी, ऑलरेडी पोजीशन था उसका। जिस लिमिटेशन एक्ट की ये बात कर रहे, वो लिमिटेशन एक्ट ये कहता है कि पहले 12 साल था, अब 33 साल हो गया है, कि 33 साल तक कोई प्रॉपर्टी आपके पास है, आप उस पर काबिज हैं, तो लिमिटेशन एक्ट के तहत वो आपकी मानी जाएगी। लेकिन बाबरी मस्जिद चूंकि शहीद हो चुकी थी और हाई कोर्ट ने इसको नहीं माना, और लिमिटेशन एक्ट पे भी हमको रिलीफ नहीं मिला, बल्कि हाई कोर्ट ने उस जमीन पर कोई फैसला नहीं दे करके जमीन को 3 हिस्से में बांट दिया था। एक हिस्सा हमको मिल गया, जिसके चलते हमारे समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील किए। यही बात आज फिर शुरू हो गई कि लिमिट हमारे पास वक्फ बाय यूजर, यानी 1913 से पहले कोई भी मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान या यतीम खाना या खानका या कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे धार्मिक कार्य में यूज की जाएगी, उससे आप पेपर मांगेंगे, रजिस्ट्रेशन मांगेंगे, किसने ये वक्फ किया उसका डॉक्यूमेंट मांगेंगे। और एक तरफ अमित शाह पार्लियामेंट के अंदर ये कह रहे हैं कि ये कानून 2025 के बाद जो प्रॉपर्टी वक्फ की जाएगी उस पर लागू होता है, यानी वो एक शब्द इस्तेमाल करते हैं अंग्रेजी का, रिस्पेक्टिव। तो जब उन्होंने पार्लियामेंट में पूरे देश को धोखा दिया और कहा कि 2025 के कानून के बाद जो प्रॉपर्टी वक्फ होगी उस पर यह कानून लागू होगा, फिर आप सारी प्रॉपर्टियों का डीड क्यों मांग रहे? किसने वक्फ किया वो क्यों मांग रहे? अच्छा, सबसे बड़ी बात इस कानून में है कि कोई वक्फ की ही प्रॉपर्टी अगर उसके जो परिवार के लोग हैं, अगर वो दोबारा उस पर आपत्ति दाखिल करते हैं, तो डीएम जो है उनका पावर खत्म करके वो जमीन सरकार को दे देगा। तो विवाद तो खड़ा हो गया ना। जो विवाद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तो सरकार का ही आदमी होता है ना। न्यायालय को भी इन्होंने पर कतरने की कोशिश किया, न्यायालय खत्म करके इन्होंने सारा पास जो ट्रिब्यूनल कोर्ट का मामला था वो सब डीएम को चला गया। और डीएम अगर 5 साल तक कोई फैसला न दे और कोई लिमिटेशन टाइम नहीं फिक्स किया कि आपको 6 महीने में, 1 साल में सुनवाई खत्म करनी है, अगर 5 साल 10 साल तक डीएम कोई फैसला न दे, उस फैसले के बाद आप ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। तो पूरी जिंदगी जो है इसी लड़ाई में खत्म हो जाएगी प्रॉपर्टी के। इसलिए, और उसके बाद जब लिटिगेशन हो जाएगा फिर उस पर सरकार अपना बोर्ड लगा के, जैसा आप दिल्ली के अंदर आप देखते होंगे कि बहुत से डीडीए के बोर्ड लगे हैं और उसका केस चल रहा है। वो हिंदू प्रॉपर्टी भी है, मुस्लिम प्रॉपर्टी भी है, लेकिन डीडीए अपनी गुंडागर्दी करके वहां एक बोर्ड लगा देती है और मुकदमा शुरू हो जाता है। जबकि सेक्शन 4 का नोटिस जो है, कोई जमीन सरकार किसी की भी जमीन एक्विजिशन करती है तो सेक्शन 4 का नोटिस देती है। सेक्शन 4, सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के बाद कंपनसेशन तय होता है। सरकार किसी की भी जमीन, चाहे वक्फ हो, मंदिर हो, ट्रस्ट हो, क्रिश्चियन प्रॉपर्टी हो या मुस्लिम प्रॉपर्टी हो, बिना कंपनसेशन दिए वो कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकती। लेकिन यहाँ पे सरकार सीधे सीधे वक्फ संपत्तियों को लूटने के लिए बिना कंपनसेशन दिए ये कानून आया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज यही चर्चा यहाँ हुई। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ रिलीफ दिया है हम लोगों को, एक चीज और, एक चीज और जो हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से मुंबई में जैन मंदिर को तोड़ दिया गया बगैर नोटिस के,
तो वहां पे लाखों लाख लोग सड़कों पे आ गए। तो लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखना शुरू किया कि कम से कम जैनियों से सीखे मुसलमान कि वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए किस तरह से आ सकते हैं। तो क्या ये इसको इस तरीके देख रहे हैं लोग? मंदिर फिर वही बात आ जाती है ना कि जैन मंदिर भी अगर वक्फ संपत्ति होती तो उसको भी नहीं गिरा पाते, लेकिन वो वक्फ बाय यूजर जैन मंदिर के पास भी कोई कागज नहीं रहा होगा क्योंकि वो 100 साल पुरानी प्रॉपर्टी है। हाईकोर्ट ने दिल्ली की 2 मंदिरों को गिराने का आदेश किया है और ये ग्रीन बेल्ट में आजादी के बाद जब दिल्ली का पुनर्निर्माण हुआ उसके बाद 2 मंदिर को इन्होंने ग्रीन बेल्ट में बनाया, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने डिमोलिश करने का ऑर्डर पास कर दिया। रात को 2 बजे बुलडोजर लेके एमसीडी के कर्मचारी पहुंच भी गए, लेकिन चूंकि चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता थी और तमाम लोगों से मिल मिला के वहां पे उस बुलडोजर को वापस कर दिया गया। अब मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बनता है। तो ये बात सिर्फ यही नहीं है कि मस्जिद टूटेगी, मंदिर भी टूटेगा, जैन का भी टूटेगा, सबके ऊपर जहां भी इनकी जमीन पर इनकी निगाह जाएगी ये उसको किसी न किसी कानून के तहत। बनारस की एक प्रॉपर्टी है, बौद्ध स्तूपा है, वो बहुत बाकायदा पेपर में दर्ज है, बौद्ध मंदिर, बौद्ध मठ, उसको अडानी को या किसको देने के लिए वो डिमोलिश कर दी गई और पूरा बौद्ध समाज जो है केस फाइल करता रहा, अदालत में डेट भी नहीं पड़ी, वो डिमोलिश कर दिया गया। यही हाल धीरे धीरे पूरे देश में ये लोग करने वाले हैं और ये इसीलिए जो है ये क्योंकि मुसलमानों का एक शक भी रहता है बीजेपी के ऊपर, तो हम लोग तो इसीलिए इनकी हर चीजों को सावधानी पूर्वक देखते हैं। बौद्धों का आपने जिक्र किया तो आप कई टीवी चैनलों पे बौद्धों के मामले को उठाते हैं कि किस तरह से अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कि मथुरा में जो मंदिर है या म्यूजियम है वहां पे श्री कृष्ण जी का तो कुछ निकला ही नहीं है, वहां सिर्फ बौद्ध नजर आ रहे हैं। तो क्या जी बौद्धों का जो है पूरा मामला क्या है, कहाँ इस वक्त आंदोलन चल रहा है और क्या मुसलमान और बौद्धिस्ट एक साथ आ सकते हैं या दलित? नहीं, देखिए सबको आना पड़ेगा एक साथ। बौद्धिस्ट सबसे पहले इन्होंने बुद्धों को लूटा और 1900 जो बोध गया का मंदिर है वो दुनिया का सबसे मुकद्दस, पूरे दुनिया से बौद्धिस्ट बौद्ध गया में आते हैं। जैसे हमारे लिए मक्का शरीफ है वैसे ही पूरी दुनिया के बौद्धिस्टों के लिए बौद्ध गया, बिहार का गया का जो मंदिर है उसको बीटी एक्ट 1949 बना करके बुद्ध उसमें 3 रहेंगे और 4 या 5 उसमें ब्राह्मण रहेंगे और ऐसा उन्होंने कमेटी बना दी। कई हजार करोड़ रुपया एक अकाउंट में सीज है, केस चल रहा है और आज पूरे देश के बुद्धिस्ट समाज के लोग ये कह रहे हैं कि आप हमारे कमेटी से ब्राह्मणों को बाहर करिए, हम अपनी चीज मेंटेन करेंगे। यही काम उन्होंने अब हमारे साथ कर दिया है कि हमारे वक्फ एक्ट में भी उन्होंने मुसलमान के साथ, अच्छा पहले कहते थे कि 2 हिंदू, लेकिन वो कानून के हिसाब से कितने हिंदू रहेंगे ये मालूम नहीं है। तो यही काम सबसे पहले उन्होंने बुद्धों को किया। अच्छा, क्रिश्चियन प्रॉपर्टी जो है वो मुमताज भाई कंपनी एक्ट में होती है। जब देश आजाद हुआ तो 3 तरह की प्रॉपर्टी देश में हुई। मुसलमानों ने अपनी प्रॉपर्टी वक्फ एक्ट में रखा, हिंदुओं ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट एक्ट में रखा और क्रिश्चियनों ने अपनी प्रॉपर्टी कंपनी एक्ट में रखा। अब कंपनी एक्ट में क्या है प्रोविजन, उनके नियम के अनुसार फादर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मिल के प्रॉपर्टी को सेल कर देते हैं। किस तरह से क्रिश्चियन प्रॉपर्टियों की लूट मची है देश के अंदर आप देख सकते हैं। और हिंदू ट्रस्ट में भी ट्रस्टी को पूरा अधिकार है जमीन बेचने का। अभी महेंद्र गिरी की हत्या हुई, इलाहाबाद में केस अभी चल रहा है, तमाम बाबाओं की हत्या हो रही है सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। वक्फ जो है, हिंदू भी वक्फ क्यों करता था, इसलिए करता था कि उसको ये मालूम था कि वक्फ की जमीन बेची नहीं जा सकती, इसलिए हिंदू भी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर देता था क्योंकि उसे पता है कि भाई ये जमीन बिक नहीं सकती, इसलिए वक्फ कानून में रहेगी तो कम से कम हमारी प्रॉपर्टी आल औलाद तक लोगों को फायदा पहुंचाती रहेगी। इस वजह से ये जो हिंदू को भी वक्फ करने से मना कर दिए। ये सारा षड्यंत्र जो चल रहा है देश के अंदर संपत्तियों के लूट का चल रहा है जी। अब हम देखिए, सरकार, आपको याद होगा कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था
तो सरकार ने कितनी रुकावटें पैदा की, कितना परेशान किया, उन पे टेररिज्म का इल्जाम लगाया, सड़कें खोद दी, तमाम तरह की मुश्किलात खड़ी की। क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिम जो है वो आंदोलन कर पाएगा या मुस्लिम किसानों की तरह सड़कों पे उतर पाएगा? क्या लग रहा है आपको फजील साहब? क्योंकि सरकार की नीयत जो है वो बिल्कुल वाज़े है कि वो इसको छोड़ने वाली नहीं, ऐसा लग रहा है। देखिए, मुसलमान कितना लड़ पाएगा नहीं लड़ पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो आप किसी भी मुसलमान से बात कीजिए, गांव का, शहर का, कस्बे का, चाहे वो कोठियों में रहता हो चाहे झुग्गी में रहता हो, उसे इस सरकार और इस बिल से काफी नाराजगी है। आखिरकार मर के सबको तो कब्रिस्तान में ही दफन होना है। कब्रिस्तानें प्राइम लोकेशन पर पूरे देश में शहरों के अंदर होती हैं। कई कई हजार करोड़ की प्रॉपर्टियां कब्रिस्तान में है, तो सरकार की नजर उन कब्रिस्तानों पे है, मस्जिदों पे है, खानकाहों की जमीनें बहुत से शहर में, बड़ी कीमती शहर के अंदर हजारों एकड़ जमीनें हैं, ये सारी इनके ऊपर है। और अगर मुसलमान नहीं निकला तो सरकार भी इस बात के इंतजार में है कि सर मुसलमान निकल क्यों नहीं रहा है। लेकिन मौका और वक्त और हालात देखते हुए अभी सुप्रीम कोर्ट से चूंकि राहत मिल गई है, इसलिए मुसलमान का एग्रेशन थोड़ा कम हो गया है, गुस्सा कम हो गया है। नहीं तो अगर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिलती तो शायद आज तक मुझे लगता है कि मुसलमानों को रोक पाना बहुत मुश्किल काम होता सरकार के लिए। क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट से कुछ राहत मिली है, इसलिए लोग सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करके तसल्ली बख्श है। फिर भी आज हम तालकटोरा में आए, पूरा हॉल भरा था, काफी लोगों में गुस्सा था, और अभी भी शक और सरकार पे शुबहा ये कायम है, अभी कहीं खत्म नहीं हुआ है। ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जब तक फाइनल जजमेंट नहीं दे। एक मिनट जी बोलिए। जी बताए बात कंप्लीट कर लें। सुप्रीम कोर्ट जब तक फाइनल जजमेंट नहीं दे देता तब तक ये तलवार हमारी गर्दन पे अटकी है, और हम तब तक मुजाहरा और जो भी संवैधानिक अधिकार है हमारा। हालांकि बीजेपी और आरएसएस के लोग इसमें गुंडों को भेज करके लाठीचार्ज करवाना या जो इनका किसान आंदोलन में भी होता था, और लगातार बीजेपी के लोग वर्दी पहन करके घुस करके गोलियां चला देते हैं, इन सब चीजों का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और जब भी कोई मुजाहरा कोई भी करता है, अगल बगल ध्यान दीजिए कि किस टाइप के लोग आपके पास खड़े हैं, तो बहुत कुछ होना है। अगर सुप्रीम जी वहाँ आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं लोग, ये तालकटोरा स्टेडियम में है, अगर वहाँ आप आपस में लोगों से कुछ बात करें, अगर बातचीत हो सके किसी से। अब मीटिंग खत्म हो गई है, आपको पता है भाई, बिरयानी की महक आती है तो कोई रुकता नहीं है। फिर भी अभी सब लोग देखिए, कुछ लोग देखिए सब लोग जो है खाने पीने में मसरूफ हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इस वक्त कोई बात आपसे करेगा। आप करेंगे बात? नहीं करेंगे। अभी ये भी एक मसला है कि हम लोग की मीटिंग आधी खत्म होती है, तब तक लोग जो है किचन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। इसको भी थोड़ा सुधारना पड़ेगा। बल्कि हम भी कह रहे हैं कि अपने घर से सामान लाके खाइए। नहीं बिल्कुल लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है। कौन बिरयानी बना के खिलाएगा आपको, बताइए? कौन बनाएगा? पीछे पैसा कौन देगा? कौन मुर्गा लाएगा? कौन चावल लाएगा? तो घर से खा के आइए, कुछ जेब में भर के भी ले आइए। ये लड़ाई बहुत लंबी है और बहुत लंबे वक्त तक गाड़ियों में, ट्रकों में भर के किसान जो है वो सब मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की बिरयानी से पेट नहीं भरेगा किसी का। इसलिए मैं कह रहा हूँ, इनको देने की जरूरत, इनसे लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग घर से बिरयानी या जो कुछ भी है बना के खा के जेब में कुछ रख के ले आएंगे, तभी ये लड़ाई सक्सेस हो सकते हैं। जैसे किसान निकले थे, कहने का मतलब जैसे किसान निकले थे, जैसे किसान आए थे। बिल्कुल, किसान अपने घर से अनाज लेके निकला था और सड़क पे बैठ के खाता भी था, खिलाता भी था। वही काम करना पड़ेगा। अभी हम किसी से बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि सभी लोग देखिए अपने अपना डिब्बा लेके मसरूफ हैं, और हम भी यही सोच रहे हैं कि जल्दी आपका फोन कटे तो कुछ हम भी पीछे कैमरा दिखा दे अगर फजील साहब, बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं पीछे आपके। अब इतना मत देखिए, हो गया, देख लीजिए। अच्छा देखिए, दिखा दीजिए थोड़ा, लोगों को लगे। नहीं लोग देख रहे हैं ना, असल में लोगों को लगे कि हाँ आप ये देखिए। तो ये आप देख सकते हैं। कुछ बोल, आप बोले, बोलिए। अरे वो अपना ही भाई चला रहा है, MMC न्यूज।
देखिए सब लोग जो है डिब्बा उब्बा लेके अपना मसरूफ है, इसलिए कोई बात करना बोलने की बात अभी कह रहे हैं कि खाने के टाइम बोलने की बात नहीं है। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल। शुक्रिया, शब्बा खैर, आगे फिर मिलते रहेंगे आपसे। जी आपकी जी, इजाजत हो तो ठीक है। फोन बंद करें। नहीं नहीं, ठीक है फजील साहब, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। खुदा। तो फजील साहब हमसे जुड़े हुए थे। आप देखिए कि फजील साहब तालकटोरा स्टेडियम से, वहां कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, लोग खाने में मसरूफ हो गए, लेकिन बात वही है कि लड़ाई लंबी है, लड़ाई लड़ी जाएगी। कैसे लड़ी जाएगी, क्या है, पूरी स्ट्रेटजी तैयार हो रही है। लेकिन फजील साहब ने बहुत अहम बात कही है कि लोगों को खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, इसे जिम्मेदारी समझना पड़ेगा और पूरे तन मन धन जिसको कहते हैं वैसे उतर के सामने आना पड़ेगा। ये कोई आम आंदोलन नहीं होगा, बल्कि बड़ा आंदोलन होगा। बहरहाल फिर अब इस पे अपडेट देते रहेंगे आपसे। देखते रहिए एमएमसी न्यूज़ इंडिया।